गुड इवनिंग। आज की इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, स्टीरियो केमिस्ट्री। एक्चुअल में स्टीरियो केमिस्ट्री में जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट में हम लोग डिवाइडेड करेंगे। एक आइसोमेरिज्म और पढ़ेंगे हम लोग। वैसे आइसोमेरिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को एक हम लोग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसमें बाकायदा मेंशन है, और जो नेट और सेट का सिलेबस है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे भी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में बिना स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आज स्टीरियो केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। शुरुआत क्या करेंगे, बेसिकली आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोमर होते क्या है। देखो, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो आप लोग समझ लेना अच्छी तरह से। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मोलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब है मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मोलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 कार्बन है तो जो आइसोमर है उनमें सब में 4 ही कार्बन होने चाहिए। जितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है वो सारे कंपाउंड्स में सेम होनी चाहिए। उसे हम लोग मोलिकुलर मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता है। जैसे एल्केन्स की बात करें CnH2n+2, अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें CnH2n+O। तो इस टाइप से सबसे मस्ट कंडीशन ये होती है कि अगर जिन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो आइसोमर हैं कि नहीं है, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने के बाद, नीचे बताता हूं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने के बाद उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो, वो आइसोमर कहलाते हैं। और स्ट्रक्चर फॉर्मूले में भी देखो दो तरह का डिफरेंस हो सकता है। एक तो हो कि एटॉमिक, कि उनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। ध्यान रख लेना एक एक चीज आप लोग देखो। या फिर हो सकता है कि जो एटम्स हैं उनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो। ये ध्यान रख लेना, 3D अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट, ये आप लोग समझ लेना। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में भी दो चीजें हो सकती हैं कि हो सकता है उनका एटॉमिक रीअरेंजमेंट अलग अलग हो, एटॉमिक अरेंजमेंट अलग अलग हो, या हो सकता है उनका 3D अरेंजमेंट अलग अलग हो। इन दोनों ही केसेस में वो आइसोमर कहलाएंगे और इस फिनोमेना को हम लोग बोल देंगे आइसोमेरिज्म। वो फिनोमेना जिसके थ्रू हम लोग आइसोमर्स डिस्कस करते हैं, दैट्स कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब देखो, ये एटॉमिक अरेंजमेंट वाला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लेके जाएंगे, और ये जो 3D अरेंजमेंट वाला कंसेप्ट है उसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री में लेके जाएंगे। ठीक है। तो एक बेसिक फंडा आप लोग ध्यान रख लेना कि आइसोमर क्या है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो। एक चीज और, जो आइसोमर्स होती हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ध्यान रखें, हैविंग स्ट्रक्चर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम
डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूले हैविंग, ये ध्यान रख लेना एक एक लाइन, हैविंग डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रख लेना कि उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग अलग हो सकती हैं। ध्यान रख लेना, ये सारी चीजें आइसोमर्स में आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? आइसोमर्स क्या होते हैं, किस तरह के आइसोमर्स कैसे होंगे, कौन से आइसोमर कौन से होंगे, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। देखो आइसोमेरिज्म में सीधा सीधा मैंने लिख रखा है, आइसोमेरिज्म वैसी दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी हमारी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सी होती है हमारी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा सबसे पहला पार्ट होगा, इसको फर्दर हम 6 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, एक आपका होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक होगा आपका कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल मतलब कॉन्फिगरेशनल का मतलब उनका विन्यास में डिफरेंस होगा, और कन्फर्मेशनल का मतलब हिंदी में बोलते हैं संरूपणता। मतलब एक तरह से मैं अभी हिंट दे दूं कि ये कन्फर्मेशनल जो आइसोमर होंगे वो एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से मिलेंगे हमें, जबकि ये जो है कॉन्फिगरेशनल वो कभी भी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते जब तक कि किसी बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जा सके। ये मस्ट कंडीशन है। ये जो है कन्फर्मेशनल वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये जो कॉन्फिगरेशनल होते हैं वो नॉट इंटर कन्वर्टेबल। ध्यान रखना, ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद कॉन्फिगरेशनल को हम लोग फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। ज्योमेट्रिकल में हम बहुत सारी तरह की आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, सिस ट्रांस पढ़ेंगे, इजेड पढ़ेंगे, सिनेंटी पढ़ेंगे, एंडो हेक्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे, हेक्सियल इक्वेटोरियल आइसोमर पढ़ेंगे। फिर कॉन्फिगरेशनल का दूसरा पार्ट होगा ऑप्टिकल में हम लोग इनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और कन्फर्मेशनल को फिर हम लोग कन्फर्मेशनल में क्या क्या पढ़ेंगे? एक्लिप्स फॉर्म पढ़ेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, गोचे फॉर्म पढ़ेंगे, स्क्यू कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन्स के कन्फर्मेशन पढ़ेंगे, बोर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, चेयर फॉर्म पढ़ेंगे, हाफ चेयर पढ़ेंगे, ट्विस्ट बोर्ड पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स को लेकर के हम लोग चलेंगे जिनमें हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग एक और चीज डिस्कस करेंगे कि कौन सा कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा। ये सारा हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे। देखो ठीक है, क्लियर है? तो ये तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है जिसको हम लोग स्टार्ट करें, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इसके जो एक एक पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि केवल उनमें एटॉमिक अरेंजमेंट या ग्रुप्स का डिफरेंस होगा। कैसे, किस तरह से डिफरेंस हो सकता है, इसके बेसिस पे हम लोग इसको 6 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, जिनको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स। चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स, ये ध्यान रख लेना। देखो कुछ ध्यान नहीं रखना इनमें, आपको सीधा सा कंसेप्ट है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, ये ध्यान रख लेना। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट जो कार्बन चेन होगी ना, जो कार्बन चेन होगी वो डिफरेंट होगी। ध्यान रख लेना, बस इतना सा ही कंसेप्ट है। चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि वो कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनका जो कार्बन स्केलेटन होगा या जो कार्बन चेन होगी, ठीक है, उस कार्बन चेन के बेसिस पर हम लोग उनको चेन आइसोमर या फिर
न्यूक्लियर आइसोमर बोलेंगे। देखो बहुत ज्यादा चीजों को टिपिकल बनाने की जरूरत नहीं है, चीजें जो चीज जितनी सिंपल है उसको उतने ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहिए हमें। तो बस सिंपल सा ध्यान रख लेना, जैसे कि ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है, और इस ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, C4H10। देखो एक बार समझने के लिए बता रहा हूं, बाकी हम लोग फिर सीधा चलेंगे। 3 2 5 2 7 और 3 10। देखो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए और चैन आइसोमर हो गए, क्योंकि इसमें सीधी श्रृंखला है। अगर इसमें चैन देखेंगे तो ये 3 कार्बन की और ये इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर ब्यूटेन की बात करें तो 2 आइसोमर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये पेंटेन है, इसके 3 आइसोमर बनेंगे। देखो ये इसका अलग आइसोमर हो गया। अब आप लोग चेक सकते हो, देखो अगर इसमें मेन चेन देखे तो ये वाली होगी 5 कार्बन की, इसमें ये 4 कार्बन की होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसमें किधर से भी ले लो, ये 3 कार्बन की होगी, ये दोनों जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन में 6 कार्बन है। इसमें देखो जो मेन श्रृंखला होगी या मेन चेन होगी वो 6 कार्बन की, इसमें 5 कार्बन की, इसमें भी 5 कार्बन की, ध्यान रख लेना। लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल अलग जगह है, ये मिथाइल अलग जगह है। ठीक है। यहाँ पे देखो ये 4 कार्बन की और इस पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे ये 4 कार्बन की, इसमें ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स, बस दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग कार्बन। मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे आइसोमर जिनके केवल कार्बन स्केलेटन का डिफरेंस होगा वो आपके चैन या फिर न्यूक्लियर आइसोमर कहलाएंगे। अब किसी भी देखो, ये जो आइसोमेरिज्म है वो एक ऐसा चैप्टर है, ये मान के चलो, जो केवल और केवल आपके बेसिक नॉलेज प्लस आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। सीखने वाला कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उतना ही अच्छा आपका आइसोमेरिज्म हो जाएगा। आइसोमेरिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को ना आए, बस ध्यान ये रखना है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है। इस तरह से देखो अगर हम लोग यहां पे बात करें, देखो अगर यहां पे देखो एक तरह से देखा जाए तो ये 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग है और ये CH3, तो ये भी एक तरह से न्यूक्लियर या चैन आइसोमर हैं, न्यूक्लियर या चैन आइसोमर हैं। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। मतलब केवल और केवल कार्बन स्केलेटन में डिफरेंस होना चाहिए, वो आपके चैन या फिर न्यूक्लियर आइसोमर होंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि पोजीशन का डिफरेंस होगा। अब किसकी पोजीशन, पोजीशन का डिफरेंस होगा, बट किसकी पोजीशन, तो ध्यान रखना ये जो पोजीशन होगी वो हो सकता है डबल बॉन्ड की पोजीशन हो या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हो या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो। इन तीनों कंडीशंस में जो आइसोमर बनेंगे वो आपके फंक्शनल आइसोमर होंगे। कौन से आइसोमर होंगे, वो आपके फंक्शनल आइसोमर हो, सॉरी वो आपके पोजिशनल आइसोमर होंगे, जिनमें फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस होगा। अब आप लोग देख सकते हो ये आपकी एल्कीन है और ये एल्कीन 1 एल्कीन है, 1 ब्यूटीन, ये वाला आपका 2 ब्यूटीन है और ये आपका 1 पेंटीन, सॉरी ये 1 प्रोपीन होगा। इसका मतलब आप देख लो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, इसलिए ये 3 जो आइसोमर होंगे वो पोजिशनल आइसोमर होंगे। ऐसा नहीं है, पोजिशनल आइसोमर चैन आइसोमर भी हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको 6 तरह के आइसोमर बनाए हैं वो आपस में भी रिलेटेड होते हैं। ये मत मान लेना कि जो पोजिशनल आइसोमर है वो फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकता, नहीं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया भाई पोजिशनल तो पोजिशनल ही रहेंगे, नहीं, ये चैन आइसोमर भी हो सकते हैं क्योंकि चैन में डिफरेंस आ गया। लेकिन जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आता है या डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसके बेसिस पर हम लोग उसको पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल में देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये फंक्शनल आइसोमर है, ध्यान रख लेना। सॉरी ये जो है पोजिशनल आइसोमर है,
क्योंकि इसकी पोजीशन 1 डिग्री की है और इसकी जो है वो 2 डिग्री की है, ध्यान रख लेना। तो ये दोनों जो हैं वो हमारे पोजिशनल आइसोमर होते हैं, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अगर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है तो वो पोजिशनल आइसोमर होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो, इसको देख लेते हैं। ये 1 डिग्री है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है, लेकिन ये कार्बन चेन चेंज हो गई है। और यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, उसके बेसिस पर हम लोग इनको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। अब ये फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं कि पोजिशनल आइसोमर क्या होंगे, वो आपको ध्यान रखना है सारा का सारा। आगे चलते हैं, देखो नंबर 3 पे, ये आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट उनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, उनमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, वो तो हम लोग कहानी चलाई रखी है हमने, बट उनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। जैसे कि हम लोग बात करें, ये देखो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहल की बात करते हैं, ये आपका एथेनॉल है, और एथेनॉल हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है ईथर के साथ। तो देखो एक जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का आपको पता होना चाहिए, और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जो आपका होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, और अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। ये ध्यान रख लेना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि आगे जाकर के इसी फॉर्मूले से पता लगेगा कि जो फॉर्मूला हमें दिया गया है उसके आइसोमर कौन कौन से बनेंगे। मैं बताऊंगा आप लोगों को, बट ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। तो देखो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इसमें अल्कोहल है, ये वाला ईथर है। तो अल्कोहल और ईथर हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, तो एल्डिहाइड और कीटोन भी हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, CnH2nO। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, CnH2nO। इसका मतलब ध्यान रखना, एल्डिहाइड, कीटोन, इनोल और इपोक्साइड। जैसे कि देखो ये वाला आपका फॉर्मूला था, ये आपका एल्डिहाइड हो गया है, इसका कीटोन तो बन नहीं सकता, ये इसकी इनोल फॉर्म हो गई है, और ये इसका इपोक्साइड हो गया है। ये भी आपस में आइसोमर है, क्योंकि इन सबके मोलिकुलर फॉर्मूले सेम है। कुछ भी बना दो, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप बना दो, बस उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में चले जाए। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल और ईथर हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, इनोल और इपोक्साइड हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये हमेशा फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे हो जो एस्टर है, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। मैंने लिख रखा है सारा, ये आप लोग मेंशन कर लेना। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। बहुत बार पूछा जाता है, आरपीएससी टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछती है, ध्यान रख लेना। आरपीएससी का किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले लो, एक नेट और नेट गेट को छोड़ करके, बाकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंडिया लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ध्यान रखना, डाइईन और आइन, ध्यान रखना, डाइईन और एल्काइंस या डाइईन्स और आइंस भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं यहां से, फिर मतलब नहीं निकलेगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, आगे चले। ऐसे ही देखो, ये आपका नाइट्रो और ये नाइट्रोसो, ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आइस, जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होते हैं,
वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ध्यान रखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स जो हैं वो फंक्शनल आइसोमर माने जाते हैं। ये ध्यान रख लेना, अच्छी तरह से रट के रखना इस बात को। ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन किस टाइप के आइसोमर होते हैं? पोजिशनल, स्ट्रक्चरल, मतलब पोजिशनल, फंक्शनल, चेन आइसोमर, मेटामर। तो ध्यान रखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमीन होते हैं वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ध्यान रख लेना भाई। और जो आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो आपके पोजिशनल आइसोमर होंगे। अच्छी तरह से समझ लो, देखो दोनों में डिफरेंस समझ लेना। देखो एक मोलिकुलर फॉर्मूला C3H9N N C3। अब देखो एमीन्स का भी जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एमीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+3n। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। इन्हीं से पता चलेगा कि जो फॉर्मूला हमें दिया गया है उसके कौन से आइसोमर हम लोग बनाएं। ऐसे देखते थोड़ा ना बता दोगे कि एक ऑक्सीजन वाला एल्कोहल होगा, कि ईथर होगा, कि एल्डिहाइड होगा, कीटोन, जब तक आपको उसका एक जनरल फॉर्मूला पता नहीं। ठीक है, तो मैंने जो जो आपको बताए हैं वो सारे आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं और वो आप लोगों को याद भी रखना है, ये ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा आइसोमर हो गया जिनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो एक दो एग्जांपल्स और ले सकते हैं हम लोग। चलो यहां पे लिख रखा है मैंने, देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रुप फंक्शनल आइसोमर हैं या कौन से ग्रुप फंक्शनल आइसोमर नहीं है यहाँ पे। इसके बाद देखो एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स की बात करें तो देख लो, सपोज करो आपके पास कोई भी अल्कोहल है, कोई भी क्या, आप तो सपोज कर लो कि हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ये लो, ये क्रिसोल ले लेते हैं, पैरा क्रिसोल, ये मतलब मेटा क्रिसोल है। तो यहाँ पे मान लो, तो देखो यहाँ से ये भी बन सकता है क्योंकि इसका और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, ध्यान रखना, और इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। तो ध्यान रखना, एरोमेटिक अल्कोहल्स में ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड तीनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि ये एरोमेटिक अल्कोहल है, ये ईथर है और ये बेंजाइल अल्कोहल है। तो आपको एक जनरल क्राइटेरिया जरूर पता होना चाहिए कि किस टाइप के जो ग्रुप्स आपको दिए गए हैं या जिस टाइप के कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं वो किस टाइप के आइसोमर हैं। आई बात समझ में, वो किस तरह के आइसोमर है। तो मैक्सिमम केसेज में जो आइसोमर की पॉसिबिलिटी है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा तरह का आइसोमेरिज्म हो गया। एग्जांपल्स हम लोग करेंगे लास्ट में, कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। हम बात करते हैं मेटामेरिज्म। हम लोग बात करते हैं किसकी? मेटामेरिज्म की बात करते हैं। देखो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, मान लो ये एक्स, इसके इस साइड में और इस साइड में, इस साइड में और इस साइड की चेन में डिफरेंस हो जाए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों में से किसी भी साइड जो है, दोनों में से जो है किसी भी साइड जो है कार्बन एटम्स का डिफरेंस आ सकता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं मेटामर्स। और मेटामर्स जो बनते हैं बेसिकली वो बनते हैं एक तो ईथर, एक थायो ईथर मान लो, एक थायो ईथर, एक एमीन और एक एमाइड। बस चार ही फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें हम लोग बेसिकली मेटामेरिज्म पढ़ते हैं। क्योंकि अब आप लोग देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल भी रख रखे हैं कुछ। देखो यहाँ पे दोनों तरफ दो दो कार्बन है, ये इधर है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। तो इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हो जाएंगे। सेम केस इसमें, सेम केस एमीन में, ध्यान रख लेना एमीन्स में भी यही कहानी है। अब आप कहो कि 1 डिग्री एमीन भी मेटामेरिज्म शो करेगा, नहीं, ध्यान रख लेना इस बात का। 1 डिग्री एमीन का मतलब उसमें केवल एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, तो वो तो कहीं ना कहीं एक ही तरफ जुड़ेगा। तो जो बेसिकली मेटामेरिज्म है वो बेसिकली 2 डिग्री एमीन्स की कहानी है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आ सकती हैं जब आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, नो डाउट, बट
सारे कंसेप्ट्स या फिर आपकी जो आपसे होगा कि नहीं क्वेश्चन, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये डिपेंड करेगा आपकी रेगुलर प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया है मेटामेरिज्म का केस हो गया। ठीक है, कौन सा केस हो गया हमारा? मेटामेरिज्म का। एक चीज और थी, मैंने बताया नहीं आपको, थोड़ा सा रह गया। अगर हम लोग पोजिशनल आइसोमर की अगर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो एक मतलब ये केवल प्रैक्टिस का गेम है, जब आपको याद आए जब सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आपके पास इस टाइप के कंपाउंड है, मान लो ये OH या जो भी है हमारा, Cl और Cl मान लो आप लोग, चलो ये Cl है और ये Cl है। एक दूसरा जो कंपाउंड है इसके साथ, वो ये वाला Cl है और ये वाला Cl है। और एक जो हमारा और है वो इस तरह का Cl हो सकता है। देखो ये सारे पोजिशनल आइसोमर हैं, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। कौन से आइसोमर है ये? पोजिशनल आइसोमर है। मींस किसमें डिफरेंस है? पोजीशन में। या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर है। और पोजिशनल आइसोमर या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर को रेजियो आइसोमर भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। कौन से आइसोमर बोलते हैं? रेजियो आइसोमर। ये तीनों सेम ही आइसोमर होते हैं। रेजियो आइसोमर बोल दो, चेन या न्यूक्लियर आइसोमर बोल दो, सॉरी रेजियो आइसोमर बोल दो या फिर पोजिशनल आइसोमर बोल दो। ठीक है, और ये सारे के सारे कंस्टिट्यूशनल आइसोमर होते हैं, वो अलग केस है। तो जो पोजिशनल आइसोमर है उनको रेजियो आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 4 तरह की आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 5 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है यहाँ पे। देखो इस फॉर्मूले से आप लोग समझो, और ये जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2O को फॉलो कर रहा है। और इसको फॉलो कर रहा है तो आप खुद चेक करो कि ये एल्कोहल का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। अब देखो, अब आपको पता है कि एल्कोहल है तो एल्कोहल है तो ईथर भी होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ध्यान से समझना भाई, ये दोनों कैसे आइसोमर होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। अब देखो इससे क्या क्या बन सकते हैं? एल्कोहल बनेंगे तो एल्कोहल देखो 4 कार्बन है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बना के देखेंगे हम लोग। तो देखो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, ये भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल कितने बनेंगे आपके टोटल? 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल केवल एक बनेगा आपका, ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पे OH जोड़ दो चाहे यहाँ पे OH जोड़ दो, एक ही बात है। इसलिए 2 डिग्री 1 बनेगा और 3 डिग्री भी केवल 1 बनेगा, ध्यान। अब इसके ईथर बनाएंगे तो ईथर में देखो ये पहला ईथर हो गया। ईथर जो है मेटामेरिज्म शो करता है, तो ध्यान रखना ये यहाँ पे कहानी खत्म हो गई है। एक तरफ 2 कार्बन, 2 इधर, 1 इधर, 3 कार्बन। अब मेटामेरिज्म के अलावा ये चेन आइसोमर भी शो कर सकता है। ये और ये देखा जाए तो सेम पोजीशन पे है, बट इधर की जो चेन है वो चेंज हो गई है। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि ऐसा नहीं है, ये सारी जो भी आइसोमर होते हैं सारे टाइप के वो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले के टोटल 2 3 4 3 7 आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, और 7 आइसोमर में 4 अल्कोहल होंगे और 3 आपके ईथर होंगे। देखो इस तरह से बस प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो आपको ये जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए हर फंक्शनल ग्रुप का। जैसे एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का आप लोगों को पता है। एल्केन का क्या है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या है? CnH2n। एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। ऐसे ही एल्कोहल, फिनोल छोड़ो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, सबका मोलिकुलर फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने सबका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको साथ की साथ बताया है, क्योंकि आइसोमेरिज्म में सबसे बड़ा इशू यही आता है कि आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो क्वेश्चन को, कि यार कहाँ से स्टार्ट करूं। जैसे आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला लिख के दे देता, ये वाला ना बताता एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि फिनोल है कि ईथर है, तब आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार मैं किससे स्टार्ट करूं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले, देखो एक जनरल क्राइटेरिया तो आपको लग ही जाता है कि एक ऑक्सीजन तो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या फिर एल्कोहल होगा या ईथर होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हो नहीं सकता, एमाइड हो नहीं सकता, एमीन हो नहीं सकता। तो उन 4 में से फटाफट आप लोग डिसाइड कर लोगे फिर मोलिकुलर फॉर्मूले में से
कि हम लोग किसके आइसोमर बनाएं, अल्कोहल के बनाएं कि एल्डिहाइड के बनाएं कि कीटोन के बनाएं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको सोल्व करने हैं। आगे चलते हैं। देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन का मतलब है एक कंपाउंड अगर रिंग है तो दूसरा चेन फॉर्म में होगा। इस तरह के आइसोमर को हम लोग बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। और रिंग चेन आइसोमर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एक डबल बॉन्ड होता है वो एक रिंग के बराबर होता है। मतलब अगर किसी कंपाउंड, जैसे ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड कम हो गया और ये 3 मेंबर रिंग बन गई। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, एक रिंग में कन्वर्ट हो गया। और ये किसके बराबर होता है, 2 हाइड्रोजन के बराबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना पूरी ऑर्गेनिक में। इससे हम लोग आगे भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आपका जो एक डबल बॉन्ड होता है वो 2 हाइड्रोजन के बराबर है और एक रिंग के बराबर है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। ये देखो ये 2 ब्यूटीन है, अगर 2 ब्यूटीन को रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड एलिमिनेट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड ही रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और देखो ये इसका आइसोमर हो गया क्योंकि रिंग भी बन गया और एक मिथाइल अलग निकल गया, तो ये भी रिंग चेन। ऐसे ही देखो 1 पेंटीन की बात करें तो देखो 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, एक सब्स्टिट्यूएंट, 3 मेंबर रिंग, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स, दोनों मिथाइल अलग अलग कार्बन पे। ध्यान रखना। देखो इसीलिए तो देखो जो आइसोमर्स पूछने का क्वेश्चन होता है, अगर आपको कंफर्म हो या फिर उसका आंसर ठीक ठाक हो या फिर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल दूर दूर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तभी ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में आइसोमेरिज्म का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहां पे एग्जाम में इतना माइंड नहीं काम करेगा आप लोगों को कि आप एक एक आइसोमर बना के देख लो। दैट्स नॉट पॉसिबल। या तो कुछ रटी हुई चीजें आ गई एग्जाम में, हाँ कि इतना इसके इतने आइसोमर बनेंगे तो आपका काम हो सकता है, अदरवाइज कभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। क्योंकि एक भी आइसोमर भूले आपका काम खत्म, क्वेश्चन गलत। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो मैंने बताई ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी, ये सारे रिंग चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल हैं। तो कभी भी टोटल आइसोमर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें ये मान के चलना कि आप 100% और आपका कोई रटा हुआ क्वेश्चन आ गया तो ही आप सही मान के चलना, अदरवाइज कभी भी मत सोच लेना कि ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया गलत हो गया। क्योंकि या फिर डिफरेंस ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा, जैसे 10 20 30 40 का डिफरेंस आ गया तो वहां पे आप इजीली कर सकते हो। जैसे आपके 18 20 भी आ रहे हैं तो भी आप 20 18 या 22 23 या 17 आ रहे हैं तो आप 20 वाला ऑप्शन कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे हैं 7 6 7 8 9, कभी मत करना उस क्वेश्चन। हाँ करो नो डाउट, लेकिन करो कब, जब आपको श्योर हो कि हाँ भाई ये मैं करके आया हूं घर से, इसका आंसर यही है। ठीक है, तो ये आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अब देखो जैसे एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रख लेना। होमवर्क क्या है मैं बता देता हूं, चलो छोड़ो। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन से मोलिकुलर फॉर्मूले में एडजस्ट हो रहा है। और देखो इसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं, ये मोलिकुलर फॉर्मूले में एग्जिस्ट हो रहा है 2CnH2nO, और ये हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का होता है तो देखो 3 कार्बन का कीटोन बना दो, ये लो 3 कार्बन का कीटोन बना दिया। और इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना दो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना दिया मैंने, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना दिया मैंने, ये प्रोपेल्डिहाइड। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये इनोल फॉर्म भी प्रदर्शित करेगा, और इनोल फॉर्म प्रदर्शित करेगा तो एक इसका आइसोमर ये हो जाएगा और एक इसका जो आइसोमर होगा वो इसका आइसोमर ये हो जाएगा। 4 आइसोमर हो गए हैं, ध्यान रख लेना। कितने आइसोमर हो गए हैं, 4 आइसोमर हो गए हैं। अब इसका एक आइसोमर देखो, ध्यान देखो, तभी मैं कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है आइसोमर्स बनने की। ये 4 आइसोमर्स मैंने बना दिए हैं। 4 आइसोमर्स बनाने के बाद अगर हम लोग इसको ले लें यहां से तो देखो इसकी रिंग फॉर्म भी बन जाएगी, और रिंग फॉर्म बन जाएगी तो ये इसका साइक्लिक आइसोमर बन जाएगा, चेक कर लेना चाहिए आप लोग। और ये आइसोमर बन जाएगा तो आपका
ये वाला भी आइसोमर बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला आइसोमर बन जाएगा तो आपका एक आइसोमर ये भी बन जाएगा, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। तो ये 3 साइक्लिक आइसोमर भी बन जाएंगे, इसके फिर 2 फर्दर आइसोमर और बनेंगे, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो एलाइलिक अल्कोहल, और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एलाइलिक अल्कोहल की, और यहाँ पे एक आपका बन सकता है ईथर वाला पार्ट भी बन सकता है, ध्यान रख। तो देखो टोटल अगर हम लोग आइसोमर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आइसोमर हो जाएंगे इस मोलिक्यूलर फॉर्मूले के। तो देखो आप खुद सोच के देखो, बंदा नहीं सोच सकता इतना सारा कि मैं इसके क्या क्या आइसोमर बना लूं। ये तो मान लो मैंने कहीं से लिखा और आपको बता दिया, ये केवल इसलिए बताया है कि जो पॉसिबिलिटीज बनती है वो कैसे बनती हैं। तो नहीं आती माइंड में इतनी सारी चीजें कि मैं कह दूं कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाता। देखो हाँ, घर पे करे तो गलत सलत करके निकाल लोगे आप, लेकिन एग्जाम अलग चीज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है हमारा जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो आइसोमेरिज्म। देखो दो ही आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है और एक हमारा टोटोमेरिज्म होता है। ये आप लोग समझ लो, यहां तक आप लोग देख लो, अगर किसी को कोई भी इश्यू हो फिर हम लोग देख लेंगे। आगे चले, देखो टोटोमेरिज्म की क्या कहानी है। देखो कुछ चीजें तो ध्यान रख लेना, जो टोटोमर्स होते हैं, जो मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें आप लोग पता रखना। जो टोटोमर्स होते हैं वो सबसे पहले तो ध्यान रखना, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। पहली चीज, कौन से आइसोमर होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ये एक तरह, इसका मतलब ये एक तरह की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी है, ध्यान रख लेना। टोटोमर्स या जो टोटोमेरिज्म शो करते हैं वो क्या है? आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं एंड इंटर कन्वर्टेबल या इंटरचेंजेबल, ध्यान रखना, जो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। टोटोमर्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरचेंजेबल होते हैं, और इंटरचेंजेबल होने के अलावा ये जो दोनों आइसोमर होते हैं, ये दोनों आइसोमर हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ध्यान रख लो भाई, एक एक लाइन आप लोग लिख लेना अच्छी तरह से। टोटोमर्स की क्या कहानी है कि जो टोटोमर्स होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं एक तरह से, वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल या इंटरचेंजेबल होते हैं, और दोनों के दोनों आइसोमर्स जो हैं वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं कि कभी भी एक दूसरे में क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो टोटोमर्स होते हैं वो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिफर, ये दोनों जो टोटोमर्स होते हैं डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये दोनों जो टोटोमर होंगे, मीन्स हम अगर कीटोनोल की बात करें तो जो कीटोन और इनोल होंगे वो एक दूसरे से किसकी पोजीशन में डिफर होंगे? रिलेटिव पोजीशन में, हाइड्रोजन की रिलेटिव पोजीशन में डिफर होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑब्टेन्ड, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होंगे? ध्यान रखना, ऑब्टेन्ड बाय द साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ब्रेक में लिख देना 1,3 शिफ्ट। ध्यान रख लेना कि जो आपके टोटोमर्स हैं वो एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट होंगे?
एक हाइड्रोजन और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक साथ शिफ्टिंग होगी, तब आपकी इनोल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट होगी, कीटो वाली फॉर्म इनोल में कन्वर्ट होगी। ध्यान रखें, इसलिए हम लोग इसको 1,3 शिफ्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखें, बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपकी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो मैरिज जो टोटोमेरिज्म है, उस टोटोमेरिज्म को हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कई बार एलियो आइसोमेरिज्म भी बोली जाती है, कई बार क्रिप्टो आइसोमेरिज्म भी बोली जाती है। बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नाम हैं जो जनरली इसके लिए यूज किए जाते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलेंगे, वो बात आप लोगों को समझ में आएगी अच्छी तरह से। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रख लेना आप लोग। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहाँ पे देखो कि आप लोग जो टोटोमर्स हैं या जो टोटोमेरिज्म है, जो टोटोमर्स हैं या जो टोटोमेरिज्म है, उसको रेजोनेंस से डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो ध्यान रखना, सीधी सी कहानी है, मैंने बहुत बार बताया है। टोटोमर्स में क्या होगा, हाइड्रोजन की पोजीशन का डिफरेंस आएगा, जबकि रेजोनेंस में आपको पता है कि कभी भी एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है, उसमें केवल लोन पेयर, मतलब लोन पेयर और पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। ध्यान रखें, जबकि टोटोमेरिज्म में क्या होगा, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो आप फटाफट डिफरेंशिएट कर सकते हो कि टोटोमेरिज्म है कि रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस में तो आपको कभी भी एटम की पोजीशन को डिफरेंशिएट नहीं करना है, एटम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना, किसी भी एटम की। जबकि टोटोमेरिज्म में आपको पता चली गया है कि किसकी पोजीशन का डिफरेंस होगा, हाइड्रोजन की पोजीशन का डिफरेंस आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की क्या कहानी है कि जो टोटोमेरिज्म है वो दो तरह के सिस्टम में होती है आपकी। कौन से सिस्टम में होती है, दो तरह की, एक डायड सिस्टम होता है और एक ट्रायड सिस्टम होता है। एक तो डायड सिस्टम होता है और एक ट्रायड। डायड और ट्रायड का मतलब कुछ नहीं है, ध्यान रखना कि अगर 3 एटम इन्वॉल्व होंगे तो ट्रायड, और अगर 2 एटम इन्वॉल्व होंगे तो डायड। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये आपका H और ये CN, अब क्या हो कि ये H आपका इधर शिफ्ट हो जाए, और अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो आपका क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक एटम से हाइड्रोजन दूसरे एटम पे जा रहा है, तो इसको डायड सिस्टम बोल दिया हम लोगों ने। क्या बोल दिया, डायड सिस्टम। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपका ये आपका CH3 मान लो, और ये आपका H है, ये H मान लो यहाँ से यहाँ जाए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो देखो 1 2 और तीसरे एटम पे जा रहा है, तो 3 एटम इन्वॉल्व हो गए, तो इसे हम लोग ट्रायड सिस्टम बोल रहे हैं। और जब ये बनेगा यहाँ से, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इनोल फॉर्म बन जाएगा। देखो, पूरे टोटोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का ही होता है। ऐसा नहीं है और फंक्शनल ग्रुप टोटोमेरिज्म शो नहीं करते, करते हैं, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका है, हमारा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो स्टडी की जाती है, क्वेश्चन आते हैं, वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से ही आते हैं, ध्यान रखें। तो डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम आप लोग ध्यान रख लेना। देखो, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। जो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म है या सिंपल टोटोमेरिज्म है, उसमें जो डायड और ट्रायड सिस्टम है, उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो, यहां से आगे हम लोग चले, हमने क्या किया अभी, हम लोग एक बार कीटोइनोल या कीटोइनोल का एग्जांपल लेकर के कुछ चीजें समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, यहाँ से क्या हुआ है, हमारा ये ट्रायड सिस्टम है हमारा, और ट्रायड सिस्टम में क्या हुआ है, देखो यहाँ से जो H है वो H इधर शिफ्ट हो गया, एक तरह से एलाइलिक टाइप शिफ्ट हुई है, 1,3 शिफ्ट हो गए, और 1,3 शिफ्ट हुई यहाँ से। तो देखो आपका क्या बन गया, देखो एक तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद में ये आपका इनोल सिस्टम बन गया। अब देखो, जब कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट हुई, तो आपको क्या क्या डिफरेंस नजर आया, या क्या जो डिफरेंस है इन दोनों में, ध्यान रख लेना। तो देखो, कुछ चीजें मैं बता देता हूं। नंबर 1, इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको सेकंड नंबर दे देते हैं। पहली चीज, फर्स्ट एंड सेकंड आर टोटोमर्स, पहली चीज ध्यान रख लेना, इनको जो है क्या बोलते हैं, टोटोमर बोलते हैं। नंबर 2 पे हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो टोटोमर्स होते हैं
मैंने बता भी दिया है, दोबारा भी बता देता हूं। टोटोमर्स आर इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ध्यान रख लेना भाई। दोनों टोटोमर्स के बीच किस तरह का इक्विलिब्रियम पाया जाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ध्यान रख लेना। डायनेमिक का मतलब गति की, मीन्स एक तरह की कंडीशन ये होती है कि कोई भी कंडीशन चेंज करते ही एक पूरा का पूरा दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा पूरा का पूरा इस पहले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर, जो इन दोनों जो टोटोमर्स है उनमें जो सिग्मा, पाई और लोन पेयर्स होते हैं उनके नंबर सेम होते हैं, ध्यान रखना। सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर की संख्या चेंज नहीं होती है। जितने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर इस साइड होंगे, उतने ही सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड जो है वो इस साइड में होंगे, ध्यान रख लेना। फोर्थ इंपॉर्टेंट लाइन, जो टोटोमेरिज्म है वो एक केमिकल फिनोमेना है, ध्यान रखना। जो टोटोमेरिज्म है वो एक केमिकल फिनोमेना है, और केमिकल फिनोमेना होने की वजह से, ध्यान रखना, केमिकल फिनोमेना है और केमिकल फिनोमेना होने की वजह से ये केवल और केवल लिक्विड स्टेट में ही या लिक्विड फेज में ही पॉसिबल होता है टोटोमेरिज्म, ध्यान रखना। सॉलिड और गैस फेज में कभी भी टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है हमारी टोटोमर्स, मैंने बता दिया। नेक्स्ट में ध्यान रखना, टोटोमर्स एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन कि जो टोटोमर्स हैं और इनका जो इंटर कन्वर्जन होता है, जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो इनोलाइजेशन है, जो इनोलाइजेशन है, कीटोन से इनोल बनने की जो प्रोसेस है वो एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है और बेस कैटालाइज्ड भी हो सकती है। ये तो आपने खूब पढ़ लिया होगा वैसे, क्योंकि एक कुछ एग्जांपल्स में बताता भी हूँ आप लोगों को कि जैसे अगर मान लो आपका ये इनोल है, ये सॉरी कीटोन है यहाँ पे, ये मान लो H है, और अगर इसे हमें एसिड कैटालाइज्ड बनाना है तो सबसे पहले ये H इसका प्रोटोनेशन करेगा, और प्रोटोनेशन करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये OH प्लस और ये यहाँ पे ये H और ये हमारा यहाँ पे CH3 था। इस एसिड का जो काउंटर पार्ट है, मान लो एसिड का काउंटर पार्ट मान लो हम लोगों ने यहाँ पे H3O प्लस यूज किया था, मान लो, तो यहाँ पे क्या रह गया, जब ये H इस पे चला गया तो यहाँ पे H2O बच गया। अब ये H2O जो है वापस अपना H लेगा, और वापस अपना लेगा तो ये H लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये यहाँ पे। अब देख लो, आप चेक कर लो चाहे, ये आपका इनोल फॉर्म बन जाएगी। और कौन सी कैटालाइज्ड हो गई? एसिड कैटालाइज्ड हो गई, ठीक है। अगर बेस कैटालाइज्ड की बात करें तो आपका जो बेस है वो सबसे पहले इस H पे अटैक करेगा। मान लो ये बेस है आपका, ये यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे। और अब आपका जो बेस था जिसने प्रोटॉन ले लिया था, ये प्रोटॉन वापस इसको देगा, क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है ना, तो कैटलिस्ट तो वापस अपना प्रोटॉन देगा, तो ये आपका इनोल फॉर्म बन जाए। तो जो इनोलाइजेशन की प्रोसेस है वो आपकी एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है और बेस कैटालाइज्ड भी हो सकती है। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो रिएक्शन आपकी है उसके में जो कंडीशंस दी गई है वो किस तरह की कंडीशंस है, ठीक है। अब देखो, यहां तक मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। अब देखो, दो चीजें बची है हमारे पास, दो चीजें बची हैं। एक तो हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की, कौन सा कीटोन या कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा शो नहीं करेगा। और अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड और कीटोन अगर टोटोमेरिज्म शो करेगा, मींस कीटोन इलोन फॉर्म बनाएगा, तो कौन सी फॉर्म ज्यादा डोमिनेट करेगी, उसकी कीटोन वाली फॉर्म ज्यादा डोमिनेट करेगी या फिर इनोल फॉर्म डोमिनेट करेगी। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, तो हम लोग दोनों को वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो टोटोमेरिज्म शो करते हैं। देखो, दो चीजें तो मैंने बता दी, उसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपका SCN है तो वो आपका जो है टोटोमेरिज्म शो करेगा, मैंने बता दिया था। और क्या बना देगा आपका, ये वाला कंसेप्ट बन जाएगा,
ये ध्यान रख लेना, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये H, ये N डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे, और ये C। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग वो सारे फंक्शनल ग्रुप, ये वैसे देखा जाए तो डायड सिस्टम है, ध्यान रखना मैंने बता दिया है, एक डायड सिस्टम एक ट्रायड सिस्टम। ये आपका क्या होगा, डायड सिस्टम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं नाइट्रो और आइसोनाइट्रो। देखो आपको सबको पता है, ये आपका यहाँ से ये डबल बॉन्ड O, ये इस पे नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है क्योंकि अगर मेरे को ये शो करनी है तो मेरे को यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे आपका R है, एक तरह से ये नाइट्रो फॉर्म है, इसको तो सब जानते हैं कौन सी फॉर्म है, ये नाइट्रो फॉर्म है। होगा क्या, देखो ये वाला H, ये वाला H इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, आप चेक कर लो चाहे, और इधर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बनेगा, आप चेक कर सकते हो, ये RS डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये आपका OH, और इस फॉर्म को बोलते हैं आइसोनाइट्रो। ध्यान रख लेना, आइसोनाइट्रो, और कई बार इसको एसी नाइट्रो फॉर्म भी बोलते हैं। ये वर्ड्स जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, क्योंकि ये चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, इनमें कोई कंसेप्ट वाली चीजें है नहीं, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं ऑक्जिम नाइट्रोसो ग्रुप की। मतलब एक और ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है जो टोटोमेरिज्म शो करता है, उसका नाम है ऑक्जिम नाइट्रोसो। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, ये आपका ऑक्जिम होता है, ध्यान रख लेना। कौन सा ग्रुप है ये, ऑक्जिम ग्रुप है। अब होगा क्या, देखो ये जो H है वो H यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा, चेक कर लो आप लोग चाहे। और जब इधर शिफ्टिंग होगी तो ध्यान रखना क्या बनेगा आपका, ये जो H था वो तो यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये डबल बॉन्ड O आ गया, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, दोनों जो आपस में टोटोमेरिज्म शो करते हैं, और नाम मैंने बता दिए, ऑक्जिम नाइट्रो टोटोमेरिज्म, नाइट्रो आइसो नाइट्रो टोटोमेरिज्म, साइनाइड आइसो साइनाइड टोटोमेरिज्म। उसके बाद जस्ट उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग। नंबर 4 की क्या कहानी है, देखो नंबर 4 पे, नंबर 4 पे दो चीजें हैं, एक तरह से एमाइड और इमिडिक एसिड की बात कर लेते हैं हम लोग। एमाइड और इमिडिक एसिड, देखो समझना आप लोग एक बार, ये आपका है एक तरह से एमाइड, ध्यान से समझ लेना भाई, और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है H। ठीक है, इसी को अगर हम लोग साइक्लिक सिस्टम में ले लें, ध्यान से समझना, ये आपका ये वाला ग्रुप है और ये वाला आपका, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टम, क्या बोलेंगे इसको, लैक्टम, और ये आपका एमाइड। देखो दोनों में सेम ही प्रोसेस है बट इनका नाम अलग अलग है, ध्यान रखें। अब देखो सीधी सी कहानी है, ये H यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा तो देखो ये आपका N डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये OH। तो देखो एमाइड का जो टोटोमर बना है उसे बोलते हैं इमिडिक एसिड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इन वर्ड्स का आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, इमिडिक एसिड। और लैक्टम का क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो आपका क्या बन जाएगा, देखो ये N, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और ये OH। एमाइड का टोटोमर इमिडिक एसिड, और लैक्टम का जो टोटोमर होगा वो बनेगा आपका लैक्टिम। ये ध्यान रखना, लैक्टिम का लैक्टिम बन जाएगा। समझ में आ गई कहानी, ये सारे ग्रुप्स आपको ध्यान रखने हैं, देखो ठीक है। कुछ एक दो और डिस्कस करते हैं, एमीन और इनअमीन का कर लेते हैं हम लोग। जो नंबर 5 पे
वो ग्रुप है हमारा जो टोटोमेरिज्म शो करता है, वो हमारा है एमीन और सॉरी इमीन और इनेमीन, इमीन एंड एनेमीन, ये ध्यान रखें। देखो दो तरह से वही हम लोग इसको साइक्लिक और असाइक्लिक में पढ़ सकते हैं। एक साइक्लिक का एग्जांपल अगर हम लोग लिए यहाँ पे, साइक्लिक को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, देखो अगर सपोज आपके पास ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे आपका ये H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक तरह से ये एमीन है, और अगर ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो देखो क्या बनेगा आपका, जब शिफ्टिंग होगी तो क्या बनेगा आपका, ये N, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड NH आ गया है, और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे NH, ठीक है। ये आपका क्या था, एमीन, और एक तरह से ये क्या हो गया, इन एमीन। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे ही देखो एलिफेटिक सिस्टम में भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान रखें। सॉरी एक मिनट, जस्ट मैंने ये गलत लिख दिया है, एमीन नहीं इमीन है वो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एमीन या इनएमीन। देखो ये वाला डबल बॉन्ड है और ये एमीन है, तो ये इनएमीन, और ये क्या हो जाएगा आपका, इमीन हो जाएगा, ध्यान रख लेना। ये देखो थोड़ा सा वर्डिंग का ध्यान रख लेना आप लोग, इन एमीन, और ये क्या हो जाएगा आपका, इमीन। इसको देखो अच्छे से अगर समझे हम लोग तो एलिफेटिक सिस्टम में ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। और एलिफेटिक सिस्टम में कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसको, देखो एक जो एग्जांपल मैंने लिखा है, देखो इसका क्या होगा, CH3CH, और ये यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे H, ये CH, और ये डबल बॉन्ड, और ये NH। इसको इमीन बोलते हैं हम लोग, ध्यान रख लेना भाई। क्या बोलेंगे इसको, इमीन। यहां से देखो ये H यहां ट्रांसफर होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये NH2। ये क्या हो गया, इन प्लस एमीन, इसलिए इसको बोलते हैं इन एमीन, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और एमीन भी है। तो इस तरह की टोटोमेरिज्म पाई जाती है इमीन और इन एमीन में, ठीक है। तो लगभग सारे सारे ग्रुप, इसके अलावा देखो एक नाइट्रस एसिड में भी देखा जाए तो आइसोमेरिज्म होती है, बाकी वो कोई पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बस आप लोग एक बार ऐसे तो देखा जाए तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड में भी टोटोमेरिज्म पाई जाती है, कीटीन में भी टोटोमेरिज्म पाई जाएगी, क्योंकि देखो अगर कीटीन की बात करें तो सबको पता है ये कीटीन का फॉर्मूला है हमारा। तो अगर ये वाला H यहाँ ट्रांसफर हो गया तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, COH, कीटीन आइल। मतलब आइल का मतलब क्या है, देखो अगर लिखने का अलग फर्क होता है, अगर इसको हम लोग देखें तो ये वाई नोल बोलते हैं। वाई तो एल्काइन का है और नोल जो है वो एल्कोहल का है। जैसे इनोल होता है वैसे ही इसको वाइनोल बोलते हैं। तो ऐसे तो देखो पॉसिबिलिटी बहुत जगह होती है, ये कई बार पूछ लेता है तो मैंने बता दिया है। बाकी जो मेजर ग्रुप्स थे जिनमें टोटोमेरिज्म पाई जाती है वो सारे मैंने बता दिए। अब देखो, अब हम लोग आते हैं मेन हमारे कंसेप्ट पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, इसके बारे में सारी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के बारे में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, और दो चीजों में ये है कि एक तो कौन सा कीटोन या एल्डिहाइड जो है वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, और अगर शो करेगा तो फिर उस केस में उसकी कीटो फॉर्म ज्यादा डोमिनेंट होगी या फिर इनोल फॉर्म ज्यादा डोमिनेंट होगी, ये भी हमें डिसाइड करना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं वो आप लोग ध्यान रख लेना। देखो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहली मस्ट कंडीशन क्या होती है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें
अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो अल्फा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, हमेशा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वो अपने आप ही हो जाएगा, वो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि कीटो ग्रुप की जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है वो हमेशा एसिडिक होता है। क्योंकि एसिडिक इसलिए होता है कि वो प्रोटॉन निकलने से जो नेगेटिव चार्ज आता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। मींस अगर कोई भी कीटो ग्रुप है, ये मान लो यहाँ पे, और ये यहाँ पे H है, वो हमेशा एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इस H के जाने से जो नेगेटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव, वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इसलिए कीटो ग्रुप की अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, दैट्स ऑलवेज एसिडिक नेचर। इसके अलावा देखो, अब आपको देखो, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान रखना, जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स का मतलब जिसके एक CH2 ग्रुप, जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इस कंडीशन में भी इस टाइप के जो कंपाउंड हैं, जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स हैं, वो भी टोटोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि देखो, ये तो मस्ट कंडीशन हो गई। उसके बाद दूसरी बात ये होगी कि किसकी इनोल फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, किसकी कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। तो कई बार क्या होता है कि इनोल फॉर्म बनाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है। इसलिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी टोटोमेरिज्म पाई जाती है। मतलब वजह नहीं है वो, बस ये है कि उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इनोल फॉर्म है वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स में एरोमेटाइजेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? एरोमेटाइजेशन आ जाता है, मींस एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, तो सपोज आपके पास ये कोई कंपाउंड है, सपोज ये वाला, ठीक है। अब इसमें मान लो यहाँ पे H है, दोनों तरफ सेम है, किधर भी इनोल बना लो। सपोज आपने ये वाला इनोल बना लिया, मान लो ये OH, और यहाँ पे इनोल, और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखो ये वाला और ये वाला कॉन्जुगेशन में आ गए हैं, और इसके अलावा इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो। इसलिए इस टाइप्स के कंपाउंड्स में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, तो इनका इनोल जो पार्ट है या इनोल डोमिनेंट होने की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बताया एरोमेटाइजेशन। तो जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड है आपके पास, सपोज ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे कीटो फॉर्म है, ये अल्फा पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन जैसे ही ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सपोज यहाँ पे आ गया ये, तो आपको सबको पता है ये आपका एरोमेटिक मतलब फिनोल बन जाएगा। तो इस केस में तो ये मान के चलो कि अगर एरोमेटाइजेशन आ रहा है तो उस कंपाउंड की इनोल फॉर्म ही एग्जिस्ट करेगी, वो कभी कीटो फॉर्म में 0.1% भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में ये कंपाउंड जो है, अगर इन दोनों में से पूछा जाए कि ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि इनोल फॉर्म में, तो अगर एरोमेटाइजेशन आ रहा है तो आप मान के चलना वो कंपाउंड हमेशा इनोल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ना कि कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक आइडियाज मैंने बता दिए आप लोगों को। अब देखो, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, देखो, और बहुत सारे कंपाउंड्स में हम लोग ये डिसाइड करेंगे अब कि किस तरह से जब हम लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ जाएंगे तो कैसे उनका इनोल कंटेंट जो है उसका रेशो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करें। ठीक है भाई, अब देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसीटोन से, ठीक है। एसीटोन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं
जस्ट ये निशान चिन्ह हम लोग जो, उसके बाद हम लोग लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के बाद में हम लोग लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, जिसके एक तरफ एस्टर है और एक तरफ कीटोन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं ऐसी टाइप का कंपाउंड, बस चेंज क्या हो गया, मिथाइल की जगह इथाइल आ गया, ठीक है। फिर हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, जिसके एक तरफ कीटोन है और एक तरफ एल्डिहाइड है, ठीक है। एक कंपाउंड लेते हैं जिसके दोनों तरफ क्या है, कीटोन है, ध्यान रख लेना, क्या है, दोनों तरफ कीटोन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं, दोनों तरफ कीटोन लेंगे लेकिन एक तरफ मिथाइल था, एक तरफ अब की बार फिनाइल कर दिया है। उसके बाद दोनों तरफ फिनाइल और एक तरफ, दोनों तरफ फिनाइल ले लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, कुछ समझ नहीं चीजों को, एक बार मैं बनाता हूं फिर समझेंगे हम लोग अच्छी तरह से। दोनों तरफ फिनाइल आ गया है, एक तरफ फिनाइल और दूसरी तरफ भी फिनाइल, बट फिनाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। मान लो NO2 जुड़ गया है, अच्छी तरह से समझ लो भाई, ठीक है। और फाइनली इसके बाद जस्ट 1, और फाइनली आप ले लो ये वाला कंपाउंड जो अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो समझ लो आप लोग एक बार अच्छी तरह से, समझना क्या है, देखो यहाँ पे देखो, इसका जो इनोल, ये कीटो फॉर्म है, इसका इनोल कंटेंट केवल 0.0025% ही एग्जिस्ट करता है, ध्यान रख लेना। इसका इनोल कंटेंट कितना होता है, केवल इतना सा ही इनोल कंटेंट होता है। और जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं इनोल कंटेंट बढ़ता जाता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था कि इसमें एरोमेटाइजेशन आएगा, तो मैंने कहा था इसका तो 100% ही इनोल कंटेंट एग्जिस्ट करेगा या डोमिनेंट करेगा। अगर इसकी बात करें तो इसका इनोल कंटेंट 4.8% होता है, ध्यान रख लेना। अगर इसकी बात करें तो 7.74% इनोल कंटेंट होता है इसका। अब देखो यहां बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 80.7% इनोल कंटेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 89% इनोल कंटेंट हो जाएगा, यहाँ पे 94.94% इनोल कंटेंट होता है, और यहाँ पे जो आपका होता है वो लगभग लगभग 96 पॉइंट समथिंग, मान लो 90 इतना परसेंट इनोल कंटेंट होता है। इसका कारण क्या है, देखो ध्यान से समझना, ये तो शो नहीं करेंगे क्योंकि इनमें कोई, इसका भी कम होने का मतलब है कि इसका ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ भी रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ पे सेम केस है, इसका भी रेशो काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से इसका इनोल इस टाइप का बनेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दो फैक्टर काम करेंगे, एक तो अंश, ये जो है कॉन्जुगेशन आ गया है, और यहाँ पे क्या है साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे ये क्यों ज्यादा, अब देखो समझने की बात है कि इसमें और इसमें कंपैरिजन किया जाए तो दो चीजें हैं। एक चीज और समझ लेना, मैं यही बता देता हूं आप लोगों को। देखो इसकी कहानी बता रहा हूं मैं आपको कि इसका इससे ज्यादा इनोल कंटेंट क्यों होगा। तो देखो एक चीज और समझना, इसका जो H है वो इसके साथ हमेशा इनोल बनाएगा, और इसके साथ इनोल बनाने से क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, ये H, अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेज हो गया है, यहाँ पे ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में आ गया। तो आप इधर कभी भी इनोल मत बना देना, इसका इसका इनोल हमेशा फेनिल ग्रुप के साथ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेशन में आ गया है। यहाँ पे दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो चाहे इधर बना देना चाहे इधर बना देना इनोल। जब हम लोग इनोल केमिस्ट्री पढ़ेंगे या इनोलाइजेशन या इनोलेट पढ़ेंगे, जब हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पर भी ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे।
लेकिन अब आप लोग समझ लेना कि किधर बनाना है। उस साइड से आपको इनोल बनाना है जिस साइड से कॉन्जुगेशन ज्यादा बन रहा हो। अब आप समझ गए होंगे कि जो ये वाला कंपाउंड है हमारा, ये इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में इनोल कंटेंट इसका क्यों ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, इससे ज्यादा इसका क्यों एग्जिस्ट करेगा, इससे ज्यादा क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये और भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया है। ये और भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये तो मैक्सिमम इनोल कंटेंट शो करेगा क्योंकि इसमें एरोमेटाइजेशन आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये सारा मैंने बता दिया है कि कैसे जो कंपाउंड्स इनोलाइजेशन शो करते हैं उनका इनोल कंटेंट अफेक्ट होता है। एक चीज और देख लो बस, फिर हम लोग खत्म करेंगे इसको। एक जो सोलवेंट होता है ना, सोलवेंट, हम लोग किस सोलवेंट में डिस्कस कर रहे हैं, वो सोलवेंट भी इनोल पार्ट को या इन कीटो इनोल का जो रेशियो होता है उसको अफेक्ट करता है सोलवेंट। देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करते हैं, और एक एग्जाम्पल क्या है हमारा, हम लोग दोनों तरफ कीटो ग्रुप वाला लेते हैं, जो हमने अभी एक कंपाउंड लिया था ये वाला। ठीक है, ये एसिटाइल एसिटिल एसीटोन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग इसका वो कराएंगे इनोलाइजेशन, तो किधर भी करवा दो। सपोज मैंने इसका ये वाला इनोलाइजेशन करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अब जनरली क्या माना जाता है, ध्यान से समझना, कि इस कंपाउंड का जो इनोल कंटेंट है, अभी मैंने बताया उधर 84% के आसपास, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये 92% होता है इन हेक्सेन। इन हेक्सेन का मतलब ये है कि अगर हम लोग सोलवेंट हेक्सेन ले रहे हैं तो इसका इनोल जो पार्ट है, इनोल जो है, इसका इनोल जो पार्ट है वो 92% एग्जिस्ट करेगा, और ये केवल 8% एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम लोग इसी सॉल्वेंट को चेंज करके एस्टो ले लें, इसी सॉल्वेंट को चेंज करके अगर हम लोग एस्टो ले ले, तो ये 92 की जगह ओनली और ओनली 15% रह जाता है। इसका मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम लोग नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे या नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, तो आपका इनोल कंटेंट इंक्रीज होगा, इनोल वाला पार्ट रेशियो इंक्रीज होगा। और अगर आप पोलर सॉल्वेंट लोगे तो आपका जो कीटो वाला पार्ट है उसका रेशियो इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई सेम कंपाउंडर उसका इनोलाइजेशन हो रहा है तो उसका इनोल कंटेंट जो है वो किस तरह से डिक्रीज होगा। देखो सबसे ज्यादा जो इनोल कंटेंट होगा वो हेक्सेन में होगा, ध्यान रख लेना भाई। सबसे ज्यादा जो इनोल कंटेंट होगा वो हेक्सेन में, उसके बाद बेंजीन में, और बेंजीन के बाद में जो इनोल कंटेंट होगा वो एसीटोन में, और एसीटोन के बाद मैथेनॉल में, और मैथेनॉल के बाद एस्ट्रो में। मींस हमारा एक ही कंपाउंड है उसका इनोलाइजेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसी कंपाउंड का जो इनोल पार्ट होगा वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करेगा हेक्सेन वाले सॉल्वेंट में। अगर फिर सॉल्वेंट को चेंज करके बेंजीन कर देंगे तो उसका इनोल पार्ट कम हो जाएगा और कीको पार्ट बढ़ जाएगा। और अगर एसीटोन मैथेनॉल और एस्ट्रो ले लेंगे तो एस्ट्रो के केस में मैक्सिमम कीटो पार्ट एग्जिस्ट करेगा और इनो पार्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रख लेना कि अगर हमें इनोल पार्ट को इंक्रीज करना है तो हमें नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, और अगर हमें कीटो वाले पार्ट को ज्यादा एग्जिस्ट कराना है या उस पार्ट को इंक्रीज करना है, उसका रेशियो इंक्रीज करना है, तो हमें पोलर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। समझ में आ गई? जैसा कि मैंने एक एग्जांपल में बता दिया है, जो एसिटिल एसीटोन है उसका अगर हेक्सेन में इनोल फॉर्म बनाएंगे तब तो 92% एग्जिस्ट करेगी, बट अगर वही फॉर्म एस्टो में लो तो वो केवल 15% एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, तो सोलवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीटो इनोल रेशियो में। तो देखो सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, वो भले ही छोटी क्लास हो लेकिन उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के। आइसोमेरिज्म में हम लोग सारी तरह की आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है हमारा रेगुलर स्टीरियो केमिस्ट्री होगी उस पर आ जाएंगे। तो एक दो क्लासेज जो है हमारी स्टार्टिंग की वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए, बाकी सारी क्लासेज जो हमारी होंगी वो
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।